तो ई एडु स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार, आपका ऑनलाइन शिक्षक, आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 के लिए आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ 2 में दी गई कविता कवि आलोक धनवा की रचना पतंग। पतंग कविता में हम लोग आज कवि का परिचय, कविता का प्रतिपाद्य और साथ ही साथ विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। लेकिन मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नए नए एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करते रहें। अपनी सफलता के नए आयाम को छूते रहें। हमारी मेहनत, सफलता आपके साथ। आलोक धनवा, उस कवि का हम लोग कवि परिचय पहले देखेंगे। देखिए, आलोक धनवा का जन्म बिहार के मुंगेर में 1948 ईस्वी में हुआ था। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा माथुर सम्मान और भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। उनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं। यद्यपि उन्होंने बहुत सारी कविताएं नहीं लिखी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने उन्हें साहित्याकाश में पहुंचाया है। आइए हम लोग अब इस पाठ को पढ़ते हैं और मैं जा रहा हूं बैकग्राउंड के पीछे और आप पढ़ेंगे अपना पाठ पतंग। देखिए, कवि आलोक धनवा की साहित्यिक विशेषताओं को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि उनकी कविताओं में भारतीय समाज एवं संस्कृति का अनूठा चित्रण मिलता है और राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्र गौरव की भावना प्राप्त होती है। कवि आलोक धनवा ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है और यह आप जो कविता पढ़ रहे हैं पतंग, इसमें आप देखेंगे कि कितने बेहतर तरीके से बाल मनोविज्ञान का चित्रण उन्होंने किया है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उनकी रचनाओं में तत्सम और विदेशी भाषा नहीं पाए जाते। सभी का सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे इनकी कविता पतंग में भी कि किस प्रकार से उन्होंने बिंबों का सुंदर प्रयोग अपनी कविता में किया है और इनकी भाषा अत्यंत सहज और सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर एवं कुशलता से प्रयोग किया है, जिसके कारण की कविताएं बहुत सुंदर बन जाती हैं। तो आइए अब आपकी कविता पतंग पर आते हैं। तो कविता पतंग के कवि आलोक धनवा हैं और यह उनकी एकमात्र कविता संग्रह। यहां थोड़ी त्रुटि हो गई है। दुनिया रोज बनती है से संकलित है और यह 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह उनकी जो कविता संग्रह है। बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का इसमें सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। पतंग आप सभी ने उड़ाया होगा और यह बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे पतंग की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। पतंग के माध्यम से यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया है कि जैसे पतंग उड़ता है, हल्का होता है, उसी प्रकार से पतंग कोमल होता है लेकिन हवाओं के साथ बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। इसी प्रकार बच्चों का मन होता है और बच्चे होते हैं। सुंदर बिंबों का प्रयोग है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कवि बिंबों का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं और छंद मुक्त कविता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कविता पतंग को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये पंक्तियां आपके सामने हैं। मैं इन पंक्तियों को एक एक पंक्ति करके समझाता चलूंगा, लेकिन पहले हम लोग कठिन शब्दों को देख लें। जो कठिन शब्द इसमें हैं वे आपके सामने आ गए हैं। देखिए, भादो, ये भादो मास होता है, आप सभी जानते हैं।
भादो महीना। लेकिन यहाँ ये अंधेरा का भी प्रतीक है। ये बिंब का प्रयोग मैंने कहा कि कवि करते हैं और यहाँ भी उन्होंने किया है। इसी तरह से शरद, जो शरद ऋतु एक है लेकिन उजाले का भी प्रतीक है। झुंड मतलब समूह, इशारों से संकेतों से, मुलायम मतलब कोमल, रंगीन रंग बिरंगी। तो आइए पढ़ते समय ये सारी बातें आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग अब इसकी पंक्तियों को देखते हैं। तो कवि कहते हैं सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यानी जो सबसे तेज जो भादो की जो बौछारें थी, वर्षा की जो बौछारें थी, वह चला गया और भादो मास का अंधकार भी समाप्त हो गया है। अब सुबह हो गई, अब सवेरा हो गया है, अब रोशनी हो गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा। तो ये सवेरे के लिए जो यहाँ पे वे जिक्र करते हैं कि कैसा सवेरा है, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है। तो कवि शरद का यहाँ मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद जो है, भादो के बाद जो शरद ऋतु आई है, वह ऐसा लग रहा है कि अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से उसकी घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड को अपने चमकपूर्ण संकेतों से, सुंदर संकेतों से बुला रहा है। उसने अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों से आकाश को भी इतना कोमल बना दिया है कि लगता है कि पतंग जो उड़ाने वाले बच्चे हैं, उनके पतंग इस असीम आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ सकेंगे। और वह पतंग क्या है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज। प्रयास रहता है कि जितना पतला कागज होगा उतनी अच्छी पतंग होगी, और उसमें बांस की जितनी पतली कमानी होगी उतनी अच्छी पतंग होगी। तो दुनिया का सबसे पतला कागज जो उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मतलब बच्चे जो हैं, बच्चों की इच्छाएं भी पतंगों के उड़ने के साथ साथ उड़ेंगी, और उनको उड़ता देखकर बच्चों की सीटियां और किलकारियां शुरू हो जाएंगी और कोमल तितलियां मधुर गुंजार करने लगेंगी। तो इस मोहकता को देखकर कवि के मन में अनेक भावनाएं जन्म लेने लगती है, और वे बड़े सुंदर शब्दों में इसे प्रस्तुत करते हैं। आइए इसकी कुछ शिल्पगत विशेषता को भी देख लें इन पंक्तियों की। तो देखिए, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। बच्चे किस प्रकार से पतंग को देखकर खुश हो जाते हैं और पतंग उड़ाने के लिए उनकी इच्छाएं किस प्रकार से हिलोरे मारने लगती हैं, कवि यहाँ पे इसको प्रस्तुत करते हैं। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, और उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है और मिश्रित भाषा का प्रयोग है। मुक्तक छंद यानी छंद मुक्त कविता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे ताकि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसका फायदा हो सके और उत्तर में इन सारी चीजों को समाहित कर सकें। क्योंकि ये जो चीजें हैं जिसे हम काव्य सौंदर्य कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 3-4 जो शिल्प है या सौंदर्य है उसको लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ आपके सामने प्रत्येक भाग में 6-7 जो काव्य सौंदर्य से संबंधित जो पंक्तियां हैं मैं रख रहा हूं, जिसे आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ताकि समझने में सुविधा हो और परीक्षा में लिखने में सुविधा हो, ज़्यादा अंक आपको मिल सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। तो देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जो कठिन शब्द हैं वे आपके सामने हैं। तो यहाँ देखिए, कपास जो है, कपास की रुई होती है, कपास की रुई से धागा बनता है, सूती कपड़ा बनता है। लेकिन यहाँ कवि का मतलब है कपास के लिए नरम और कोमल, इसको बताना चाह रहे हैं कवि। इस कपास शब्द का प्रयोग जो है कोमल और नरम अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध मतलब मस्त, बच्चे बेसुध होते हैं। मृदंग ढोल जैसा वाद्य यंत्र, मृदंग बजाना। पेंग भरना, ये यहाँ थोड़ी त्रुटि हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। पेंग भरना मतलब झूला झूलना। और डाल मतलब शाखा, लचीला वेग, लचीली गति। अक्सर मतलब प्रायः। रोमांचित मतलब पुलकित। महज मतलब सिर्फ, केवल। तो इस प्रकार से हम कविता को देखें तो कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। मतलब बालक जन्म से अत्यंत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। और ऐसा लगता है कि उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए, बच्चे जो नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, कपास की तरह कोमल होते हैं, तो उनकी नाजुकता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी जो है उनके बेचैन पैरों के पास आती रहती है। बच्चों के पैर बेचैन होते हैं, बेचैन होते हैं। उनके पैरों के पास जो है वो पृथ्वी, ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो बार बार आ रही, मतलब बच्चे के पैर पृथ्वी पर अस्थिर नहीं रहते, दौड़ते चलते हैं। तो इसे कवि ने बड़े सुंदर पंक्तियों में प्रस्तुत किया है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। तो मकान के छतों को अपने कोमल पांवों से कोमल बनाते हुए वे बेसुध होकर के दौड़ते हैं, तो दिशाओं को मृदंग की तरह बचाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। और बच्चे सारे दिशाओं में दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मृदंग बज रहे हैं और वे झूलते हुए इधर से उधर डोल रहे हैं वृक्ष की शाखा की भांति लचीले वेग से। तो झूल रहे हैं किस प्रकार? डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर जिस प्रकार से डाल, पेड़ की डाल हवा में झूलती है, उसी तरह से यहाँ कवि कहते हैं कि वो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। और उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो बच्चे जो पतंग उड़ाते समय मकानों की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें बचाने कोई नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का जो रोमांच होता है, उनके शरीर का रोमांचित जो शरीर होता है, उसका जो संगीत होता है, वही उन्हें बचा लेता है। मतलब वे दौड़ते हैं, लगता है अब गिरे, लेकिन गिरते नहीं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है और ऐसा लगता है कि जो पतंगों की ऊंचाइयां हैं, पतंग जो ऊंचाई पर हैं, और वही उन्हें थाम लेती हैं। किसके सहारे? केवल उसमें जो धागा होता है, एक महज पतले से धागे के सहारे। तो कवि कहना चाहते हैं कि चाहे लाख खतरा हो, बच्चे अपनी पतंग उड़ाने की रौ में इधर उधर दौड़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और लगता है कि पतंग ही उन्हें गिरने से बचाए हुए है छत पर, जब वे किसी झूलते हुए वृक्ष की शाखाओं की तरह इधर से उधर दौड़ते हैं। आइए इसमें हम देख लें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं इस कविता में। यहाँ भी जो बातें बताई गई, जो शिल्पगत विशेषताएं बताई गई, आप इन्हें नोट करेंगे और याद रखेंगे ताकि उत्तर लिखने में मदद मिल सके। तो आइए अब हम लोग अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं।
पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ जो कठिन शब्द हैं उन्हें हम देख लें। रंध्र मतलब सुराख, सुनहले सूरज मतलब सुनहरा सूर्य। तो यहाँ कवि कहते हैं कि लगता है कि बच्चे जो हैं वे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों की जो हरकतें उसे लगता है कि वे भी उड़ रहे हैं, पतंग जिस प्रकार से उड़ रही है, और वे पतंगों के साथ साथ मतलब सुराखों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बाल मन जो है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और अगर बच्चे अपने पतंगों को उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और तत्पश्चात अगर वे बच जाते हैं गिरने के बाद, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो जो सुनहला सूर्य है उसके सामने वे और निडरता के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है उनमें भय पैदा नहीं होता, बल्कि और साहस और निडरता पैदा हो जाती है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी जो है, और फिर वे इस प्रकार से दौड़ते हैं, इस प्रकार से उनकी हरकतें और तेज हो जाती हैं कि मानो पृथ्वी जो है और तेजी से उनके बेचैन पैरों के पास घूमते हुए उसके पैरों को स्पर्श करने के लिए और तेजी से आ रही है। मतलब बच्चे की जो बाल चेष्टाएं हैं, निडरता है, साहस है, वह कई गुना बढ़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि धरती जो है उन्हें छूने के लिए और तेजी से आ रही है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में बच्चों के मन के उमंग को और उनकी जो चंचलता है उसको पतंग उड़ाने के साथ साथ रखकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर चित्रण किया है। कोमल बच्चों के साहस और निडरता का सजीव चित्रण किया है। यहाँ मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास, स्मृति, प्रकाश, अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता में एक ऐसी दुनिया की कवि सैर कराते हैं जहाँ शरद ऋतु का चमकीला सौंदर्य है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के नगाड़े बजते हैं, छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है। तो उसी भय पर विजय का ध्वज लहराते हुए बच्चे हैं जो गिरते हैं और संभलते हैं, और पृथ्वी का हर कोना इनके पास आ जाता है। और ऐसा मतलब ये दौड़ते हैं तो पृथ्वी के हर कोने को छू लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और लगता है कि पृथ्वी बार बार घूम करके इनके पैरों को छूने के लिए आ रही है। वे हर बार नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे कपास के समान कोमल हैं, और उनकी कोमलता जो है वह पृथ्वी को भी कठोर छतों के फर्श को भी कोमल बना देती हैं। और बच्चे पतंग की ऊंचाइयों के साथ साथ लगता है कि अपने जो साहस और धैर्य हैं उनको भी पतंगों के साथ साथ ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो आज की यह कविता यहाँ समाप्त होती है, और इस कविता को देखने के लिए, पूरा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इस प्रकार के शिक्षा प्रद और एजुकेशनल वीडियोस कंटेंट्स मिलते रहें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।